आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, टॉपिक क्या है? स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सतत विकास के वैकल्पिक तरीकों का अध्ययन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और इसके अल्टरनेटिव अप्रोच कौन कौन से हैं, वैकल्पिक तरीके कौन कौन से हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सतत विकास के वैकल्पिक तरीकों का अध्ययन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सतत विकास के बारे में। इससे पहले के वीडियो में भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, सतत विकास की बात की थी कि देखिए जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब भी हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो एक प्लान तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। और हमें इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि आज हम प्रेजेंट टाइम में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। तो इस तरह से एक प्लान तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, आज भी यूज़ करेंगे और इस तरह से बैलेंस तरीके से यूज़ करेंगे कि आगे आने वाली जनरेशन भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके, उनके लिए भी जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हों। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की मतलब डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन जो रिसोर्सेस हैं उसको वेस्ट किए बिना, उसको नुकसान पहुंचाए बिना सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ताकि रिसोर्सेस वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सतत विकास के जो वैकल्पिक तरीके हैं, जो अल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करते हैं बेसिक नीड अप्रोच, बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण, तो ये क्या अप्रोच है? तो इस अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, दिस अप्रोच प्रायोरिटाइज फुलफिलिंग इसेंशियल ह्यूमन नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एज द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बेसिक नीड अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, तो सतत विकास के आधार के रूप में इसमें क्या किया जाता है, इनमें इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। कि जो एक ह्यूमन है उसकी जो बेसिक नीड है, चाहे हम रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो सबसे जब हम अल्टरनेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो रिसोर्सेज हैं हम उसकी बात कर रहे थे, हम अपने एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम अल्टरनेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर है कि डेवलपमेंट तो तभी होगा ना, एक बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट तभी होगा जब लोगों की बेसिक नीड भी पूरी हो। तो यहाँ पर उनकी जो बेसिक नीड है, जैसे पहले हम आ, रोटी, कपड़ा, मकान की हम बात करते थे कि फूड भी मिले, शेल्टर भी मिले, पहनने के लिए कपड़ा भी हो, लेकिन साथ साथ अच्छी शिक्षा और हेल्थ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। तो इस अप्रोच में इनकी बात की जाती है। फिर अनदर डेवलपमेंट पैराडाइम की अगर हम बात करें, अन्य विकास प्रतिमान, तो दिस अप्रोच मूव्स बियॉन्ड सोलरी फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं की जाती बल्कि आर्थिक विकास से भी आगे बढ़कर यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात की जाती है, यहाँ पर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है, यहाँ पर ह्यूमन वेलबींग की बात की जाती है, मानव कल्याण की बात की जाती है। तो इसलिए अनदर डेवलपमेंट पैराडाइम में इन चीज़ों की बात की जाती है कि ठीक है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास के साथ साथ हम जो एनवायरनमेंट है हम उसको भी ध्यान रखने की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ के साथ यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात की जा रही है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो भी, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, साथ साथ ह्यूमन का वेलबींग, मानव का कल्याण भी होता रहे, ठीक है। फिर हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात करते हैं, सहभागी दृष्टिकोण। तो अब देखिए जब पार्टिसिपेटरी की बात करते हैं ना तो यहाँ पर क्या हो जाता है,
लोगों का मतलब इस दिशा में सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। तो यह दृष्टिकोण स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने और विकास परियोजनाओं से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उन्हें शामिल करने पर जोर देता है। अब मान लो जैसे हम हिल एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर रेलवे लाइन जा रही है, ठीक है, इस तरह के डैम बन रहे हैं, तो इस तरह के अगर प्रोजेक्ट चलते हैं तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले, बल्कि वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी है वहाँ के लोगों को साथ एकजुट करे, आपस में मिलकर डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरह से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, क्या नुकसान पहुंच सकता है, किस तरह से नुकसान को कम किया जा सकता है, किस तरह से इस तरह के प्रोजेक्ट में लोगों को भी जोड़ा जा सकता है ताकि उनकी भी जो बेसिक नीड हो पूरी हो सके। फिर द कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता दृष्टिकोण। अब ये अप्रोच किस चीज की बात करता है? दिस अप्रोच फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम्स, अलाउइंग इंडिविजुअल टू लिव फुलफिलिंग लिव्स एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। की यह दृष्टिकोण मानव क्षमताओं और स्वतंत्रता के विस्तार पर केंद्रित है, जिसमें व्यक्ति को संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने और समाज में योगदान देने का अवसर मिलता है। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सी बात है, आप सब टीचिंग फील्ड में है, तो आप भी तो टीचिंग स्किल के माध्यम से आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आप उसको डेवलप कर रहे हैं। किस लिए डेवलप कर रहे हैं? ताकि आगे चल के आप अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे कॉलेज में जाएं और एक अच्छा जीवन जिएं और सोसाइटी को आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दे सके। तो यहाँ पर बात की जाती है कैपेबिलिटीज अप्रोच की, कि यहाँ पर कैपेबिलिटी बिल्डिंग की बात की जाती है ताकि हर किसी की स्किल डेवलप हो और हर कोई अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो देखिए, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, तभी तो डेवलपमेंट होगा। हर इंसान विकास करेगा तभी तो समाज विकास करेगा, तभी देश विकास करेगा। हर कोई पढ़ा लिखा होगा, अवेयर होगा, तभी तो अपने समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकता है। फिर द राइट बेस्ड अप्रोच, अधिकार आधारित दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं, तो दिस अप्रोच व्यूज डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन राइट। कि यह दृष्टिकोण विकास को मानव अधिकार के रूप में देखता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को सम्मान जीवन जीने के लिए जो आवश्यक साधन है तथा जो रिसोर्सेस हैं, अपॉर्चुनिटी है, वो सभी को मिले। तो दिस अप्रोच व्यूज डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन राइट, की विकास क्या है? मानव अधिकार है। ठीक है, जो ensuring that all individual have access to resources and opportunity necessary for a dignified life। की सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसरों तक सभी को पहुंच प्राप्त हो, इसकी बात करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था, तो देखिए पहले बात किसकी की जाती थी? पहले बात की जाती थी टेक मेक डिस्पोज। मतलब क्या है कि आप सामान का इस्तेमाल करो, ठीक है, आप सामान को लो, इस्तेमाल करो और उसको फेंक दो। आपने यूज किया और उसको आप फेंक दो, ठीक है, इस तरह का अप्रोच चलता था। लेकिन आज के टाइम में अप्रोच की बात की जा रही है तो यूज, रीयूज एंड रिसाइकल। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमें जो हमने सामान को इस्तेमाल किया उसको हमें बिल्कुल वेस्ट करके डस्टबिन में नहीं डाल देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो सामान है उसको हम यूज करें, फिर से रीयूज करें और फिर से रिसाइकल करें। इसका देखिए ये सारा जो टेक मेक और डिस्पोज वाला जो ये अप्रोच था ना, ये अप्रोच चलता था वेस्टर्न कंट्री में। भारत की बात करें यहाँ तो स्टार्टिंग से ये अप्रोच चलता था, यूज रीयूज रिसाइकल। हमारे यहाँ पे देखिए जब कोई चीज़ पुरानी होती थी, अगर हम अपने विलेज सोसाइटी की बात करें, क्योंकि पहले तो भारत जो था, कहाँ भारत गाँव में रहता है, ठीक है, गांधी जी का ऐसा मानना था, कहते थे, क्योंकि भारत की ज़्यादातर जो आबादी गाँवों में ही रहती थी। वो तो जब जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ, अंग्रेज भारत में आए तो शहरीकरण होना स्टार्ट हुआ, नहीं तो गांव के लोग तो प्रकृति के साथ चलने वाले थे। हर कोई भी चीज़ होता था यूज करते थे, रीयूज। जैसे पानी की बात करता हूँ, पानी को यूज किया जाता था, फिर यूज करने के बाद घर का पानी गड्ढों में जाता था, उसको वहाँ पर स्टोर किया जाता था, जानवरों के काम आता था, आगे सिंचाई के काम आता था। ठीक है, कपड़े पहनते थे तो कपड़े कोई पहनते थे, फिर उनके छोटे भाई बहन कपड़े पहनते थे, आगे आने वाले आस पड़ोस के लोग भी जो थे, बच्चे थे, उन कपड़ों को पहनते थे। और जब कपड़े पुराने हो जाते थे तो उनके पोछा बनाकर उस काम आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर तो भारत में अगर आप देखोगे ना, हमारी परंपरा में सामान
जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता था तो इसको यूज रीयूज रिसाइकल इस तरह से चलाया जाता था। तो यहाँ पर भी सेम बात की जाती है सर्कुलर इकोनॉमी में, चक्रीय अर्थव्यवस्था में, कि सामान को टेक मेक डिस्पोज वाला चीज़ नहीं चलेगा कि आपने यूज किया और उसको फेंक दिया, वेस्ट हो गया, नहीं, यूज करो, रीयूज करो, रिसाइकल। ठीक है। पोस्ट ग्रोथ अप्रोच की अगर हम बात करें तो यह दृष्टिकोण सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता पर प्रश्न उठाता है और विकास के वैकल्पिक मॉडलों की खोज करता है। किस तरह के वैकल्पिक मॉडल? जो आर्थिक विकास की तुलना में सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। मतलब इसमें, इस अप्रोच में क्या बात की जाती है, विकास तो जरूरी है, लेकिन विकास इस तरह का हो कि समाज का भी कल्याण हो और हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको भी, उसका भी कल्याण हो, उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, मजबूत मजबूत स्थिरता की बात करते हैं, तो यह दृष्टिकोण प्राकृतिक संसाधनों को उनकी संभावित उपयोगिता से परे बनाए रखने और उनका सम्मान करने की वकालत करता है। मतलब क्या है कि हमें प्राकृतिक साधनों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, लेकिन उनको बिना नुकसान पहुंचाए। हमें इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अगर प्रकृति से हम सामान को ले रहे हैं तो हमें उसको वापस करना भी है। ठीक है। रिसोर्सेज को हमें, अगर मान लो हम पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पानी को साफ रखना है। नदियों से हम पानी लेते हैं तो हमें नदियों को साफ करना है। हम अगर पेड़ों को काटते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो हमें पेड़ों को फिर से लगाना है। अगर हम जमीन, हमें जमीन से हमें फसलें मिल रही है, पेड़ पौधे मिल रहे हैं, तो हमें एक चीज का भी ध्यान रखना है कि जमीन बंजर ना हो, उसका उपजाऊपन है वो बरकरार रहे। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है। फिर लोकल स्केल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की अगर हम बात करें तो यह दृष्टिकोण जमीनी स्तर, समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों और विशिष्ट संदर्भों के अनुरूप स्थानीय समाधानों पर जोर देता है। तो देखिए, इस दृष्टिकोण का मानना क्या है कि भाई अगर आप चेंज लाना चाहते हैं ना, तो ऐसा ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि हाँ बड़े लेवल पे ही चेंज आएगा, पूरे विश्व लेवल पे चेंज आएगा। जो परिवर्तन आप चाहते हैं कि हमारे परिवर्तन, जो हमारा जो पर्यावरण जो हो सिक्योर हो, सुरक्षित हो, तो इसके लिए स्थानीय स्तर से ही प्रयास होना जरूरी है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के जो विलेज को लेते हैं, मावलोंग को लेते हैं, जो एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज में आया, सबसे साफ सुथरे विलेज में आया, तो वहाँ पर क्या थी, स्थानीय पहल थी। लोकल लोगों ने ही अपने जो पर्यावरण को साफ करने का जिम्मा उठाया। पूरे एरिया को नो प्लास्टिक जोन इस तरह से बना दिया। अपने गांव की, अपने जो क्षेत्र की जो सफाई की जिम्मेदारी पूरे गांव में ली। आप सब नेट पे जाइए, गूगल पे जाइए और मावलोंग को आप सर्च कीजिए कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। तो हमें ये नहीं कि सरकार के भरोसे हर चीज़ नहीं हो सकती, पहल जो होनी चाहिए इंडिविजुअल से होनी चाहिए, स्थानीय स्तर से होनी चाहिए। आपको लोग देखेंगे, आपके कम्युनिटी को देखेंगे, गाँव को देखेंगे अच्छा करता हुआ, तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे। फिर एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की अगर हम बात करें, पर्यावरणीय तकनीकी नवाचार, तो देखिए आजकल जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, इस तरह के जो हम देखते हैं एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। ठीक है। जिनके मदद से हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव चीज़ें हैं जिनके मदद से हम जो एनर्जी है उसको बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो पर्यावरणीय स्थिरता के बढ़ते महत्व को देखते हुए पर्यावरणीय तकनीकी नवाचार को पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक यथार्थवादी विकल्प के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं, तकनीकी का भी सहारा ले सकते हैं, और जो अल्टरनेटिव्स यूज है, ठीक है, हम उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के साथ अब धीरे धीरे किसको प्रमोट किया जा रहा है, ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ से पॉल्यूशन नहीं होता। तो इस तरह हम धीरे धीरे पेट्रोल डीजल से सीएनजी, और इससे हम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है इसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।